Good morning, everyone. Good morning, Soumya. Good morning, Reshma. Good morning, Kashish. Good morning, Shivani. Good morning, Kamini. Good morning, Ajay. Good morning, Tanu. Good morning, Faiza. Good morning, Diksha. Good morning, Sana. टेस्ट दे दिया है सभी ने कल वाला? कोई रह गया है कल का टेस्ट देने से? अच्छा, गुड मॉर्निंग श्वेता। और बाकी फॉर्म, फैजा आपने फॉर्म भर लिया है एम्स का? आप आ नहीं रहे थे। आवाज ठीक से नहीं आ रही क्या? वो मेरी कल हुई थी। मैं ये उत्तराखंड का ये वाला है ना। क्या कह रहे हो फैजा? थोड़ा जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रही आपकी। सर मैंने एम्स का नहीं भरा। नहीं भरा? नहीं सर। तो कब भरोगे? सर मैं ये जो उत्तराखंड का होता है ना, हाँ, ये वाला भरूंगी क्योंकि वो दूर है मेरा, मतलब एम्स का नहीं है। एम्स का भी भरना, ठीक है। अभी मेरे को कॉल करना क्लास के बाद, ठीक है। ओके सर। हाँ। और अजय, आपकी पेमेंट करनी है ना? हाँ, पेमेंट मैं अभी कर दूंगा, ठीक है। आप मेरे को 9 बजे के बाद मैसेज करना अजय। चलो, मार्क्स तो सबके ठीक ही हैं लगभग। अजय आपके थोड़े से कम हैं, 29 है। अंजलि 25, साक्षी 29, आरती 30। 29-30 वाले थोड़ा सा ध्यान दो, ठीक है। आज फिर से उसी चैप्टर का टेस्ट है, सेकंड पार्ट का, तो अच्छे से रिवाइज कर लेना। चलो फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो कल हम जो है सर्किट्स के बारे में पढ़ रहे थे, और ये क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे, लास्ट में हमने यहाँ पर छोड़ा था, ठीक है। तो देखो, क्वेश्चन आपका कुछ ऐसा था कि आपको बी और सी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना था। अब ये चीज हमेशा ध्यान रख लो कि कभी भी आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जिस भी पॉइंट के बीच में निकालना होता है, या जिस भी दो एंड के बीच में निकालना होता है, आपने उस दो एंड के बीच में क्या लगा देना है? सेल या बैटरी लगा देना है, ठीक है। अब अगर आपने सेल लगा दिया तो इसके बाद अब आप देखो आपको क्या करना है, ठीक है। तो लास्ट तक आप बी और सी पॉइंट को खत्म नहीं करोगे, क्योंकि बी और सी के बीच में ही आपको क्या निकालना है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो क्या करा, ये जो 3 ओम का रेजिस्टर था, ठीक है, और जो ये 7 ओम का रेजिस्टर था, ये दोनों कैसे हैं? दोनों सीरीज में है, क्योंकि एंड टू एंड कनेक्टेड है। भले ही यहाँ पर ये डी पॉइंट आ रहा है, लेकिन ये डी पॉइंट कोई क्या नहीं है, आपका जंक्शन नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ एक वायर, मतलब ये वायर को मोड़ दिया है बस। जंक्शन क्या होता है? जब यहां से एक और वायर निकली होती है इस तरीके से, तो हम जंक्शन कहते हैं, ठीक है। जंक्शन कभी भी कहीं पर भी होगा तो वो सीरीज में नहीं होगा। अगर जंक्शन नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि वो एंड टू एंड कनेक्टेड है। तो एंड टू एंड अगर कनेक्टेड है तो 3 और 7 अगर सीरीज में आ जाएंगे तो इनका सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 10 ओम हो जाएगा। तो ये हमने यहां पर बना लिया। तो अब आपका जो डी पॉइंट था वो यहां से गायब हो गया। अब ए और सी के बीच में ऑलरेडी ये बीच में जो 10 ओम का रेजिस्टर था, उसके साथ साथ 7 और 10 का, 7 और 3 का इक्विवेलेंट 10 और आ गया। अब ये दोनों कैसे हो गए हैं? आपस में पैरेलल में हो गए, 10 ओम और 10 ओम।
क्योंकि आप यहाँ पर देखोगे जो ये 10 ओम आपस में कनेक्टेड है, ये सीरीज में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ए पॉइंट पर देखोगे तो 3 ब्रांचेस दिख रही है। जब भी आपको ऐसा दिखेगा कि भाई 2 ब्रांचेस से ज्यादा हो चुकी हैं या 3 हो चुकी हैं, ये 3 से ज्यादा हो चुकी हैं, इसका मतलब वो जंक्शन बन गया है। और जंक्शन जब भी बनता है तो रेजिस्टर आपस में कैसे हो जाते हैं? पैरेलल में हो जाते हैं। ठीक है। इसी तरीके से ये वाला सेम पॉइंट देखोगे, ये वाला पॉइंट पे भी 3 ब्रांचेस दिख रही है। एक ये ब्रांच है, एक ये ब्रांच है, एक ये ब्रांच है। तो 3 ब्रांचेस का मतलब क्या है कि ये भी क्या है? आपके पास एक जंक्शन है। ठीक है। तो अब ये 10 ओम और 10 ओम ये आपस में कैसे हो चुके हैं? पैरेलल में हो चुके हैं। बाकी बी और सी पॉइंट को आपने अभी खत्म नहीं करना है, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बोल दिया, क्योंकि बी और सी के बीच में आपको क्या निकालना है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है। तो अब बी और सी के बीच में ये जो 10 ओम है आपके, सॉरी ए और सी के बीच में, ये आपस में क्या हो गए? पैरेलल में हो गए। अब पैरेलल में होने का मतलब ये है कि जो 1/R इक्विवेलेंट आप निकालोगे उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/10 प्लस 1/10। और ये कितने के बराबर हो जाएगा? इनका जो वो है, क्या बोलते हैं, एलसीएम, वो 10 हो जाएगा। और नीचे ऊपर कितना हो जाएगा? 1+1 यानी कि 2। तो आर इक्विवेलेंट 1/R इक्विवेलेंट अगर 2/10 है तो इसका मतलब है कि आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 10/2। हम रेसिप्रोकल कर देंगे जो कि 5 ओम के बराबर आ जाएगा। तो अब ए और सी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अभी कितना हो चुका है? मतलब ये वाली जो 2 ब्रांचेस है इनका इक्विवेलेंट कितना हो गया? 5 ओम हो गया। तो अब हमने इस सर्किट को दोबारा से ड्रॉ किया। ठीक है। तो इसको मैं दोबारा से एक बार ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, कल ये समझ नहीं आया था। तो अब ये आपका ए पॉइंट है यहाँ पे। ठीक है। ये आपने ए पॉइंट बना लिया यहाँ पे। और इसके बीच में इक्विवेलेंट कितना आ गया? 5 ओम का आ गया है। ठीक है। 10 और 10 का इक्विवेलेंट आपने कितना निकाल लिया? 5 ओम निकाल लिया। और ये वाला पॉइंट कौन सा? ये सी पॉइंट है। इसके साथ साथ आप देखोगे दूसरा जो रजिस्टर यहाँ पर लगा है वो कौन सा लगा है? एक तो आपका यहाँ पर 9 ओम का रजिस्टर लगा हुआ है। और उसके बाद यहाँ पर कौन सा पॉइंट है? ये बी पॉइंट है। और बी और सी के बीच में क्या लगा हुआ है? ये लगा है 5 ओम का रेजिस्टर। और यहाँ पर अपने लोगों ने एक बैटरी को लगा रखा था। ठीक है। ऐसे हो गया। अब आपको ये दिख रहा होगा कि ये जो 9 ओम है और ये 5 ओम है, क्या इनके बीच में कोई जंक्शन है? नहीं है। क्योंकि अगर ये ए पॉइंट पर देखोगे तो ए पॉइंट पर आपको सिर्फ 2 ब्रांचेस दिख रही हैं। तो जब भी 2 ब्रांचेस होंगी तो इसका मतलब है कि वो जंक्शन नहीं है, वो सिर्फ एक वायर है जिसको बेंड किया गया है। ठीक है। जंक्शन तभी बनेगा जब 3 आपके डायरेक्शन में वायर अलग अलग जा रही होगी या उससे ज्यादा नंबर ऑफ वायर्स अलग अलग निकल रही होंगी किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो इसका मतलब है ये जो 9 और 5 है ये आपस में कैसे हो चुके हैं? सीरीज में आ चुके हैं, क्योंकि ये एंड टू एंड कनेक्टेड है। तो अगर आप इनको सीरीज में देखोगे तो 9 और 5 का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 14 ओम हो जाएगा। ठीक है। तो अब ये कैसा बन जाएगा? बी और सी जो है, ये पॉइंट आपके रहे, ये बी और सी, बी और सी के बीच में 5 ओम ऐसे ही रहा। ये वाला जो सेल या बैटरी है वो आपने ऐसे ही इसको लगा रखा है। और उसके बाद ये जो 9 और 5 है, ठीक है, जो कि बी ए सी वाली जो ब्रांच है, ये आपका इक्विवेलेंट होके कितना बन जाएगा? ये अब बन चुका है 14। ठीक है। ये बन गया 14 ओम। अब इसके बाद अगर आप ये देखोगे कि बी पॉइंट पर 3 ब्रांचेस दिख रही हैं, 1 2 3। और उसी तरीके से सी पॉइंट पर भी 3 ब्रांचेस दिख रही हैं, 1 2 3, इस तरीके से। ठीक है। तो 3 ब्रांचेस अगर आपको दोनों ही पॉइंट पे दिख रही हैं, इसका मतलब है कि ये बी और सी के साथ जो जुड़ा हुआ रेजिस्टर है 14 ओम का, ये कैसा है? अभी इसके साथ पैरेलल में है। ठीक है। तो 14 और 5 ओम जो है वो आपस में कैसे हो चुके हैं? पैरेलल में हो चुके हैं। तो इनका अगर पैरेलल इक्विवेलेंट आप निकालोगे तो 1/R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 1/14 प्लस 1/5। तो 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 14 और 5 का एलसीएम, मतलब 14 इंटू 5 कर दोगे यहाँ पे। और ये ऊपर कितना हो जाएगा? 5 प्लस 14 हो जाएगा। ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब। और अगर आर इक्विवेलेंट निकालना है तो आप इसका क्या कर दोगे? रेसिप्रोकल कर दोगे। 14 इंटू 5 अपॉन 14 प्लस 5। तो 14 इंटू 5 कितना हो गया? 70 हो गया। और 14 और 5 कितना हो गया? 19 हो गया। तो अगर आंसर्स आपको डेसिमल में दिए तो आप उसको डिवाइड कर लोगे 70 को 19 से, और उतना ओम जो है ये आपका क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है। एक बार रुको, मैं आंसर चेक कर लूं इसका क्या आ रहा था। ठीक है, 70/19 ओम ही इसका आंसर है। अगर डेसिमल में दिया होगा तो आप इसको डिवाइड करके निकाल सकते हो। तो बताओ, ये समझ आया सभी को? यस सर।
ठीक है, अब मैं आपको एक यस। क्वेश्चन देता हूँ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का, आप कोशिश करो उसको कैलकुलेट करने की। बस कुछ पॉइंट्स का ध्यान ये रखना है कि दो से ज्यादा ब्रांचेस जब भी दिखेंगी तो वो जंक्शन हो जाएगा, इसका मतलब वो रेजिस्टर्स आपस में पैरेलल में होंगे। और अगर दो ही ब्रांचेस दिख रही है तो इसका मतलब वायर को बेंड किया गया है, वो दोनों आपस में कैसे सीरीज में। और तीसरी चीज ये ध्यान रखनी है कि जिन पॉइंट्स के बीच में इक्विवेलेंट निकालना है, फाइनल इक्विवेलेंट जो निकालना है, उन पॉइंट्स को आपने डिस्टर्ब नहीं करना एंड तक। और उन दोनों पॉइंट्स के बीच में आपने क्या लगा देनी है, एक बैटरी लगा देनी है, सो दैट कि आपको ये पता रहे कि भाई हमको इस पॉइंट को जो है बिल्कुल भी टच नहीं करना, बाकी सारे रजिस्टर को हम इक्विवेलेंट करते जाएंगे और लास्ट में हम उस रजिस्टर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अब, चलो ये वाला क्वेश्चन करो। ठीक है, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें अभी वैसे तो आपसे ये पूछा है कि आपको क्या निकालना है, यहाँ पर करंट निकालना है, लेकिन आप अभी सिर्फ जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मेरे को कैलकुलेट करके बताओ। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एक फिगर है, ये रहा ए पॉइंट। ठीक है, ये है ए पॉइंट, उसके बाद ये वाला है बी पॉइंट, और उसके बाद यहाँ पर एक रजिस्टर है, यहाँ पर है सी पॉइंट, यहाँ पर है डी पॉइंट। ठीक है, और इसके बाद बी से जो है एक यहाँ पर नीचे गया है, ये है ई पॉइंट, और सी से एक नीचे पॉइंट गया है, ये है आपका एफ पॉइंट। फिर ई और एफ के बीच में भी एक रजिस्टर है, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट फिगर है, और यहाँ पे जितने भी रजिस्टर आपको दिख रहे हैं उस रजिस्टर की वैल्यू 2 ओम के बराबर है। तो आपको कैलकुलेट करना है ए और डी पॉइंट के बीच में टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड डी, ए और डी के बीच में आपको कैलकुलेट करना है। चलो ट्राई करो जल्दी से, आपके पास 3 मिनट्स का टाइम है। ठीक है, ए और डी के बीच में करना है, तो आप एक बैटरी, एक जो है एज्यूम कर लोगे ए और डी के बीच में लगा के।
देखो यहाँ पर अगर आप कन्वेंशनल तरीका यूज कर रहे होगे तो मैं आपको व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल यहाँ पर याद दिलाना चाहूंगा, ठीक है, क्योंकि उसका भी इन्वॉल्वमेंट होगा। हुआ किसी से? बोलो, हो रहा है कि नहीं हो रहा? सर नहीं हो रहा। देखो वैसे तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा था ना, आपसे करंट पूछ रखा है, ठीक है। तो अगर करंट पूछा होगा तो यहाँ पर आप क्या देखोगे ना, आपको व्हीटस्टोन ब्रिज दिखेगा दो जगह पर। कैसे दिखेगा? जैसे ये वाला जो आपको रेजिस्टर दिख रहा है, ये वाला और ये वाला, ये दोनों आपस में कैसे पैरेलल में, ठीक है। अपना व्हीटस्टोन ब्रिज का जो प्रिंसिपल होता है वो क्या कहता है, वहां पर कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। ये इस तरीके का, और यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगा होता है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टर होता है, और इस तरीके से एक इधर होगा और एक इधर की तरफ होगा, ठीक है। तो जो व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल होता है ना, ये आपके दो पॉइंट्स हो गए। फिर यहाँ कहीं पर यहाँ बैटरी लगी होगी, और आपसे फिर पूछता है कि भाई यहाँ पर मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल क्या कहता है कि ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है, और यहाँ पर क्या लगा होता है, गैल्वेनोमीटर लगा होता है, उसका भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। तो ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल होता है वो ये कहता है कि अगर यहाँ पर जो आई जा रहा है, आई जी जो जा रहा है, ये जो गैल्वेनोमीटर की तरफ से करंट जा रहा है, अगर इसकी वैल्यू 0 है तो उस पर्टिकुलर केस में, ठीक है, व्हेन आई जी इज इक्वल टू 0, तो उस पर्टिकुलर केस में R1 अपॉन R2 की वैल्यू क्या होती है, R3 अपॉन R4 के बराबर होती है। और इसका जो उल्टा है वो भी यहाँ पर ट्रू होता है, कि मतलब अगर R1 अपॉन R2 की वैल्यू अगर R3 अपॉन R4 के बराबर होगी, इट एम्प्लाइज दैट की IG की वैल्यू जो है वो 0 के बराबर होगी। मतलब इसका उल्टा भी ट्रू होता है सेम कंडीशन में, ठीक है। तो यहीं पर अगर आप इसको ऊपर वाले फिगर से कंपेयर करोगे तो ऊपर वाले फिगर में भी आपको यही सेम चीज दिखेगी। क्या दिख रहा है? एक ये रेजिस्टर है, एक ये रेजिस्टर है, ये दोनों आपस में कैसे पैरेलल में है, मतलब इसे अगर R1 और R2 देखोगे, और ये आपका R3 और R4 हो गया, ठीक है, और बीच में ये वाला जो रेजिस्टर आपको दिख रहा है ये गैल्वेनोमीटर हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पर बी और ई के बीच में जो है, क्योंकि यहाँ पर आपको जो वैल्यूज दी है वो कितनी दी है, 2 ओम 2 ओम, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2। तो R1 अपॉन R2 का रेशियो कितना हो गया, 2/2, यानी कि 1 के बराबर आ गया। और R2 और R3 बाई R4 का भी रेशियो क्या आ गया, 2/2, यानी कि 1 के बराबर आ गया। तो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4 अगर आपको यहाँ दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि इस ब्रांच से जो करंट आपका फ्लो हो रहा होगा बीई से, वो 0 हो जाएगा।
और इसी सेम प्रिंसिपल को अगर आप यहां पर देखोगे, ये दूसरे केस में, यानी कि बीसी और सीडी वाला और ईएफ और एफडी वाला, अगर ये वाली आप देखोगे तो इसी तरीके से यहां पर क्या होगा, सीएफ के थ्रू भी आपका करंट क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, यानी कि ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल को फॉलो करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर बीई और सीएफ से यहां पर क्या हो रहा है, करंट अगर फ्लो ही नहीं हो रहा, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर रेजिस्टेंस है ही नहीं, मतलब यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या इनफाइनाइट हो चुका है, तो हम उसको क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। ठीक है, क्योंकि करंट की वैल्यू अगर यहाँ पर 0 हो गई है, इसका मतलब रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो गया, क्योंकि करंट तभी फ्लो नहीं होगा जब रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाता है। रेजिस्टेंस इनफाइनाइट का मतलब ये है कि इतनी ज्यादा रोकथाम बढ़ चुकी है कि करंट या फिर इलेक्ट्रॉन्स वहां पर से फ्लो हो ही नहीं पा रहे हैं। जैसे कि इंसुलेटर्स के केस में रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, ऐसा हमने पढ़ा है। तो अगर करंट की वैल्यू 0 है, इसका मतलब रेजिस्टेंस टेंड्स टू इंफिनिटी। तो इसका मतलब ये है कि बीई और सीएफ को हम क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे, उसको कंसीडर ही नहीं करेंगे। तो अगर हम इस पर्टिकुलर केस में ऐसा करके देखते हैं, तो होगा क्या कि आपका ये वाला जो रेजिस्टर है, कौन सा, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये तीनों आपस में कैसे हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे, क्योंकि हमने ये बीई और सीएफ वाले को इग्नोर कर दिया। और इसी तरीके से ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये भी आपस में कैसे हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे। तो ऊपर वाले तीनों का सीरीज और नीचे वाले तीनों का सीरीज जो इक्विवेलेंट आएगा, मतलब 6 ओम और 6 ओम आएगा, क्योंकि सारे रजिस्टर 2 ओम के हैं। तो 2 2 2 कितना हो जाएगा, 6 ओम हो जाएगा। तो 6 ओम ऊपर हो गया, 6 ओम नीचे हो गया, और ये 6 ओम जो है कैसे हो जाएंगे, ये आपस में पैरेलल में आ जाएंगे। तो यानी कि इनका जो इक्विवेलेंट होगा वो 1/6 प्लस 1/6 हो जाएगा, जो कि आपका 2/6 यानी कि 6/2 3 ओम के बराबर आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है ए और डी के बीच में जो टोटल रेजिस्टेंस है वो कितना आ जाएगा, इस पर्टिकुलर केस के लिए 3 ओम के बराबर आ जाएगा। अब इन्होंने आगे एक चीज और दी थी कि यहाँ पर इन्होंने एक बैटरी लगा रखी है 3 वोल्ट की, यह है 3 वोल्ट की। ठीक है, तो 3 वोल्ट की इन्होंने बैटरी लगाई है। तो इन्होंने ये पूछा था कि भाई करंट आई जो ये सर्किट में फ्लो हो रहा होगा वो कितना हो रहा होगा। तो करंट आई जो फ्लो होगा, आई इक्वल टू क्या होता है, V बाई आर होता है। और आर क्या लेते हैं, आर इक्विवेलेंट लेते हैं। तो V की वैल्यू 3 वोल्ट हो जाती, आर की वैल्यू कितनी हो जाती, 3 ओम आई है। तो इसका मतलब करंट यहाँ पर 1 एम्पेयर के बराबर फ्लो हो रहा होता। ठीक है, तो ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल है, ये भी आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में ध्यान रखना है, क्योंकि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा वहां पे ऐसा कुछ ना कुछ इस्तेमाल जरूर हो रहा होगा। वरना फिर अगर आप इसको सिंपल खाली रेजिस्टेंस निकालना चाहते हो तो फिर ये काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे नहीं, पूछेगा तो वो ऐसे ही पूछेगा, और वहां पर फिर ये प्रिंसिपल जरूर इस्तेमाल हो रहा होगा। ठीक है, एक मिनट रुको, मैं क्वेश्चन चेक कर रहा हूँ अभी, पीवाई को देख रहा हूँ अगर इसके बेस पे कौन कौन से पीवाई क्यों आए हैं। चलो ये क्वेश्चन कर लो, ये तो इजी ही है, ये भी इक्विवेलेंट के बेस पर ही है आपका। तो क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईएमएफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईएमएफ that is E when ammeter reads, when ammeter reads 3 ampere current flowing through it। ठीक है, और आपका जो सर्किट दिया हुआ है वो कुछ ऐसा है।
ये यहाँ पर एमीटर लगाए, ठीक है। एमीटर का काम होता है करंट की रीडिंग को देना, ठीक है। यहाँ पर एक रेजिस्टर लगाए जो कि 3 ओम के बराबर है। उसके बाद यहाँ नीचे एक रेजिस्टर लगा हुआ है जो कि 6 ओम के बराबर है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर क्या लगा है, ये आपकी बैटरी लगी है जिसका पोटेंशियल ई है या ईएमएफ ई है, यानी कि मैक्सिमम पोटेंशियल की वैल्यू ई दी हुई है जो कि आपको कैलकुलेट करना है। और उसके बाद जो है यहाँ पर ये एक 12 वोल्ट की बैटरी लगी है यहाँ पे, ठीक है। और एक रेजिस्टर यहाँ पर लगा हुआ है जो कि 6 ओम के बराबर है, ठीक है। और करंट यहाँ से इधर ये फ्लो हो रहा है। तो अब देखो इसको कैसे करना है सॉल्व, ठीक है। इसको ट्राई करो। इसके ऑप्शंस हैं -12 वोल्ट, ठीक है। ऑप्शन बी है यहाँ पर 6 वोल्ट, ऑप्शन सी है यहाँ पर 12 वोल्ट, और ऑप्शन डी है -6 वोल्ट, ठीक है। इसे ट्राई करके देखो जरा। और इसमें हो सकता है कि आपका शायद लूप रूल लगाना पड़े, ठीक है। तो एक बार चेक कर लेना, ट्राई करके देखो। हुआ भाई। चलो फिर मैं ही बता दे रहा हूँ ये, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आपको लूप रूल इस्तेमाल करना पड़ेगा। किरचॉफ के हमने दो रूल्स पढ़े थे, ठीक है। एक तो हमने आपका वो वाला पढ़ा था जो करंट का जंक्शन वाला रूल होता है कि किसी भी जंक्शन पे जो इनकमिंग करंट है वो आउटगोइंग करंट के बराबर होता है। और दूसरा हमने पढ़ा था कि किसी भी लूप में जो है पोटेंशियल का सम जो है वो 0 के बराबर होता है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, लूप रूल कहते हैं, ठीक है। द सम ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंसेस अराउंड अ लूप इज 0। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस में करना क्या पड़ता है, जब भी आपको यहाँ पर अलग अलग लूप का मतलब क्या होता है, देखो लूप का मतलब है कि जहां से आपने स्टार्ट किया वहीं पर आपके आके आपने खत्म किया। तो यहाँ पर हमको पॉसिबली 3 लूप्स देखने को मिल सकते हैं। कैसे मिल सकते हैं, अगर मान लो मैं इस पॉइंट से स्टार्ट करता हूँ और इधर को जाता हूँ फिर इधर जाता हूँ,
फिर इधर जाता हूँ, फिर वापस से इधर आ जाता हूँ। तो एक लूप मेरा इस तरीके का हो गया, ठीक है। और अगर एक और लूप यहाँ पर मैं देखना चाहूँ तो इस पॉइंट से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, फिर इधर गया, फिर इसके बाद इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया। तो ये मेरा क्या बन गया, दूसरे टाइप का लूप बन गया। और एक फाइनल तीसरा लूप और बन सकता है कि मान लो अगर मैं इसी पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट करता हूँ और इधर गया, फिर इधर, फिर इसके बाद इधर, फिर ये और फिर ये। तो ये मेरा क्या बन गया, फोर्थ लूप बन गया, सॉरी थर्ड लूप बन गया, ठीक है। तो ये लूप का मतलब क्या है कि जहां से लाइक आप स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, तो वहीं पर आपको जो है मतलब एंड करनी है अपनी जर्नी। तो ये क्या बन जाएगा, आपका लूप बन जाएगा। अब इसी लूप रूल को हम कैसे लगाते हैं, देखो लूप रूल में हमें ये पता है कि जो पोटेंशियल का सम होता है पूरे लूप में, किसी में भी पोटेंशियल का जो सम होता है, द सम ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंसेस अराउंड अ लूप इज जीरो, ठीक है। और इसी को हम किरचॉफ का सेकंड लॉ भी कहते हैं, किरचॉफ का वोल्टेज लॉ कहते हैं। तो अब इसको लगाना कैसे है कि हमें एक लूप के अंदर ये देखना है कि जो जो पोटेंशियल है उनका हम सम जीरो के बराबर कर देंगे, ठीक है। अब देखो इसको कैसे करना है, पहले तो हमें डायरेक्शन भी इसमें चूज करनी पड़ती है। जैसे मान लो ये जो 12 वोल्ट की बैटरी दिख रही है आपको, या 12 वोल्ट का सेल दिख रहा है, तो इससे करंट इधर को निकलेगा। क्यों निकलेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल है, बड़ा वाला जो बड़ी वाली जो लाइन होती है वो पॉजिटिव टर्मिनल की, और छोटी वाली लाइन नेगेटिव टर्मिनल की है। तो इधर को करंट ये निकल रहा है, मैंने कहा कि भाई इधर जो करंट निकल रहा है वो I1 निकल रहा है, ठीक है। तो अब ये I1 करंट यहाँ जाएगा, फिर I1 करंट यहाँ पर जाएगा, करंट तब तक सेम रहेगा जब तक कोई जंक्शन नहीं आएगा, ठीक है। अब I1 करंट इधर गया, उसके बाद I1 करंट यहाँ पर आएगा, उसके बाद मैंने कह दिया कि भाई I2 करंट इधर चला गया, और इधर कितना करंट जाएगा, मैंने कहा कि ये इधर जो करंट आया वो I1 माइनस I2 आया, या इसे आप I3 भी बोल सकते हो। तो I3 की जो वैल्यू हो जाएगी वो I1 माइनस I2 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि I1 में से अगर I2 करंट इधर राइट साइड में चला गया तो नीचे बचा हुआ करंट आएगा, ठीक है। अब ये I2 करंट इधर जा रहा है, फिर I2 करंट इधर आया, ठीक है। और इसके बाद क्या है, मतलब I2 करंट फिर इधर आया, और फिर ये I2 और ये I1 माइनस I2 ये दोनों मिले, और इसके बाद वापस से इधर कितना बन गया, I1 करंट बन गया। तो ये करंट आपने ऐसे करके एज्यूम कर लिया कि कौन कौन से करंट जो वो यहाँ पर मूव कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या करोगे, आप लूप ले लोगे यहाँ पे। तो सपोज मैंने ये पॉइंट्स के नाम दे दिए यहाँ पर, ये है A, ठीक है, ये A पॉइंट हो गया, ये B पॉइंट हो गया, ये C पॉइंट हो गया, ये D पॉइंट हो गया, और ये वाला E पॉइंट हो गया यहाँ पर, और ये F पॉइंट हो गया। तो ये सारे जो हैं कॉर्नर्स या फिर जंक्शंस के पॉइंट है, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, मैं यहाँ पर पहला वाला लूप चूज कर ले रहा हूँ, इन लूप ABCFA, ठीक है, इन लूप ABCFA, ठीक है। ABCFA कौन सा वाला लूप है, ये वाला लूप है जिसमें करंट ऐसे करके फ्लो हो रहा है। तो ये फर्स्ट वाला लूप हो गया ABCFA, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको एंटी क्लॉकवाइज ले लेते हैं, क्योंकि हमने ABCFA लिया है, तो इस तरीके से ले लो ना, उसी तरीके से ले लो, ठीक है। मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ, तो AFCBF, AF A, फिर F, फिर C B A, ठीक है। ये वाला लूप हो गया AFCBA, ठीक है। अब आपको इसमें क्या करना है, टोटल पोटेंशियल का जो सम है वो आपको जीरो के बराबर करना है। तो वो अब आप कैसे कर सकते हो, तो पहले तो आपको ये दिख रहा है कि भाई एक तो यहाँ पर 12 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, ठीक है। तो एक तो पोटेंशियल आपका क्या हो गया, 12 वोल्ट वाला हो गया, प्लस यहाँ पर जो करंट रोटेट कर रहा है I1 कर रहा है, और I1 कहाँ से जा रहा है, 3 ओम के रेजिस्टर से जा रहा है। पहली बात तो ये है, तो 3 ओम के अगर रेजिस्टर से जा रहा है, और आपको पता है V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। तो V इक्वल टू IR अगर होता है, और करंट यहाँ पर अगर हमारा I1 है, और रेजिस्टर कितना है, पहला 3 ओम है, तो इसके बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इसके अक्रॉस, वो I1 इंटू 3 के बराबर हो जाएगा, जो 3 ओम का रेजिस्टर है आपका, ठीक है। 3 ओम का रेजिस्टर मतलब ये वाला जो रेजिस्टर है, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पर लगाया, और उसके बाद अगला जो रेजिस्टर इस लूप में दिख रहा है वो ये वाला दिख रहा है, जो कि 6 ओम के बराबर है। तो 6 ओम के थ्रू जो करंट जा रहा है वो I1 माइनस I2 जा रहा है, तो प्लस यहाँ पर कर देंगे 6 इंटू I1 माइनस I2, और इसकी जो टोटल वैल्यू हो जाएगी वो जीरो के बराबर हो जाएगी, क्योंकि अब इसके अलावा कोई भी आपका और पोटेंशियल नहीं रह गया। एक बैटरी का पोटेंशियल था, एक 3 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस था, और एक 6 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस था। तो इन तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो आपने यहाँ पर जीरो के बराबर कर दिया। इस इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व कर लोगे
12 प्लस 3i1 प्लस 6i1 माइनस 6i2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब 12 हो गया प्लस 6 प्लस 3 कितना हो गया 9i1 हो गया माइनस 6i2 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो अभी इस इक्वेशन को आप ऐसे ही रख सकते हो, फिर हमें यहाँ से i1 या i2 की वैल्यू निकाल के किसी दूसरी में रखनी होगी। ठीक है, अब एक दूसरा लूप यहाँ पर आप कंसिडर कर लोगे। दूसरा वाला लूप कौन सा ले लेते हैं, ये जो आपको दिख रहा है FEDCF, ये वाला लूप इस तरीके से FEDCF। ठीक है, इन लूप FEDCF, इस लूप में भी आप वही सेम चीज करोगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये EMF वाला पोटेंशियल दिख रहा है, तो ये लिख लो क्या, एक तो E हो गया प्लस, उसके बाद I2 करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है। I2 करंट किससे फ्लो हुआ, 6 ओम वाले रेजिस्टर से हुआ। तो 6 को आप I2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये इसका क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा अक्रॉस 6 ओम वाला रेजिस्टर। और उसके बाद ये देखोगे जब आप इस लूप में ट्रेवल कर रहे हो तो इधर वाले में करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट है, क्योंकि जब आप लूप में ऐसे जा रहे थे क्लॉकवाइज तो करंट की डायरेक्शन ऐसे चल रही थी, लेकिन जैसे ही आप इधर वाले ये 6 ओम में बढ़े तो करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई। तो यहाँ पर आप माइनस I1 माइनस I2 इंटू 6 ओम ले लोगे। ठीक है, तो -6 इंटू I1 माइनस I2 कर दोगे, क्योंकि उसके जो करंट अक्रॉस करंट जा रहा है वो I1 माइनस I2 के बराबर है। तो अब आप इसको भी सॉल्व कर लोगे, E प्लस 6I2 माइनस 6I1, फिर ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया 6I2 का इज इक्वल टू 0। E प्लस 6I2 प्लस 6I2 कितना हो गया, 12I2 हो गया, माइनस 6I1 इज इक्वल टू 0 के बराबर हो गया। तो देखो एक इक्वेशन आपको ये वाली मिल चुकी है और एक इक्वेशन आपको यहाँ पर ऊपर मिली थी। ठीक है, और आई थिंक एक और चाहिए होगी, क्योंकि यहाँ पर I1 माइनस I2 है। चलो ठीक है, तो इसको मतलब ये है कि इसको सॉल्व कर लेना अगर कर पाओ। ठीक है, तो आपको 2 इक्वेशन मिल गई हैं, आपको एक और इक्वेशन चाहिए होगी सो दैट कि आपको I1 या फिर I2 की वैल्यू मिल जाए। तो इसको एक बार खुद से ट्राई कर लेना। ठीक है, वरना फिर इसको शाम को डिस्कस कर लेंगे। तो ऐसे करके आपको लूप वाइज इक्वेशन बनानी है और उसके बाद जो जो वेरिएबल्स आपके पास नहीं है उनको फाइंड आउट करके उसमें रखना है, और लास्ट में हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, E की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें से देखो ना आपको I1 की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि ये 12 वोल्ट की बैटरी लगी है और ये 3 ओम का ये है, तो आपको यहाँ पर I1 की वैल्यू मिल जाएगी कि I1 कितना फ्लो हो रहा है। तो I1 की वैल्यू आप इसमें रख दोगे और उसके बाद जो है I2 की वैल्यू जो है फर्स्ट वाली इक्वेशन में से सेकंड वाली